ध्यान रहता है, परिवार का रहता है और शहडोल जिले वासी बाद में संभाग भी बन गया। आप उस समय कांग्रेस की सत्ता। नमस्कार, मैं हूं कैलाश टालवानी और आप देखना शुरू कर चुके हैं हाल हलचल का खास कार्यक्रम शख्सियत के आज के कार्यक्रम में हम आपकी मुलाकात कराते हैं शहडोल के एक ऐसे कारोबारी से, समाज सेवी से और ये कहें कि लेखक से, शिक्षाविद से। 78 साल के घनश्याम दास आहूजा, जिन्हें लोग जीडी आहूजा के नाम से जानते हैं, आज हमारे बीच में उपस्थित हैं और हम आपको रूबरू कराएंगे उन्होंने कैसे शून्य से शिखर तक का सफर तय किया। आपका स्वागत है जीडी आहूजा जी हमारे स्टूडियो में। धन्यवाद। जीडी आहूजा जी, लोग आपको अधिकांश इसी नाम से जानते हैं, घनश्याम दास आहूजा की जगह से। नहीं, वो नाम बोलते भी नहीं लोग। लोगों का एक बड़ा वर्ग है जो आपको कॉन्ट्रैक्टर के नाम पर जानता है कि आप बेसिकली जनता ठेकेदार है, सिविल कॉन्ट्रैक्टर है। और ये पुश्तैनी, आपको बता दें कि मूलतः जो है उत्तर प्रदेश के रायबरेली में इनका जन्म हुआ था 10 जनवरी 1948 को और लखनऊ में इनकी शिक्षा दीक्षा हुई। 1990 में इनका शहडोल आगमन हुआ और लगभग 35 से 36 साल हो गए शहडोल में रहते हुए और इस दौरान उन्होंने शहडोल में कई उच्च पदों को सुशोभित भी किया है। समाज सेवा में सबसे आगे रहने वाले सिंधी समाज के अध्यक्ष भी रह चुके हैं और इनकी शख्सियत और इनके बारे में अगर बताना शुरू करूंगा तो काफी समय लग जाएगा। हम शुरुआत करते हैं इनकी हॉबी के बारे में, जिनके कारण इन्होंने अभी अभी ख्याति प्राप्त करना शुरू कर दी है। सिविल कॉन्ट्रैक्टर और कारोबारी के अलावा लोग आपको एक शायर के रूप में जानते हैं, लगभग थोड़ा जानने लगे। ये शायर, एक कॉन्ट्रैक्टर, फिर एक कारोबारी, उसके बाद ये समय कहाँ से निकल आया? ऐसा नहीं, समय स्वाभाविक रूप से निकलता है और हमारा स्वभाव है, जो मैं महसूस करता हूँ वो डेली रूटीन में कुछ ना कुछ लिखते हैं और लिखने की पाबंदी नहीं है। एक दिन में अगर लिखते हैं तो कई विचार आ जाते हैं, नहीं विचार आते हैं तो हफ्तों गुजर जाते हैं, हम कुछ नहीं लिखते। इसलिए एक हमारी अपनी बात है, वो शायद उसको सुन के आप अंदाजा करें कि बाखुदा मैं लिखता नहीं, बखुदा मैं लिखता नहीं हूँ। खुदा खुद मुझे लफ्जों की खैरात देता है और मैं ज़हे नसीब कहकर कबूल लेता हूँ। बखुदा मैं लिखता नहीं। बहुत खूब। बखुदा नहीं, ये 3 में पूरा कर दूं। अब बात कही है तो ये मेरी प्रिय भी है और यथार्थ भी है। बखुदा मैं लिखता नहीं हूँ, खुदा खुद मुझे लफ्जों की खैरात देता है और मैं ज़हे नसीब कहकर कबूल लेता हूँ। बखुदा मैं लिखता नहीं हूँ। दिल के जज्बातों को हवा मिलती है, दिल के जज्बातों को हवा मिलती है तो कुछ लफ्ज तैराते हैं। दिल के जज्बातों को हवा मिलती है तो कुछ लफ्ज तैराते हैं, मैं तो फकत उन लफ्जों को कबूल लेता हूँ। खुदा मैं लिखता नहीं, खुदा मैं लिखता नहीं हूँ। तीसरा और अंतिम बंद, देख कर नज़ारे दुनिया के रूह कांप जाती है। जो आज के हालात, बिल्कुल देख कर नज़ारे दुनिया के रूह कांप जाती है, दिल की महसूसियत जो महसूस करती है वो लफ्ज बन जाते हैं, मैं तो फकत उन लफ्जों को कबूल लेता हूँ। बाखुदा मैं लिखता नहीं। इट इज वेरी क्लियरली डिक्लेरेशन है कि मैं लिखता नहीं हूँ। इंस्पायर होता हूँ तो फिर कलम चल जाती है और जो चल जाती है वो स्वतः ही होती है। कहते हैं कि जो कवि होता है वो हृदय की गहराइयों तक उतर जाता है और ये भी कहते हैं कि जहाँ नहीं पहुंचा रवि पहला होगा योगी कवि, आ से निकला होगा गान, और जहाँ न पहुंचे रवि वहां पहुंचे कवि। ये कवि की बातें हैं, तो चलता है, ऐसे ही होता है। आप जब यहाँ पर आए और आप लगभग 78 साल के आसपास आपकी उम्र हो चुकी है और इस 78 साल की उम्र में भी हम आपको बता दें कि नियमित योगा और लोगों से मिलना जुलना और समाज के हर वर्ग के साथ उठना बैठना, और जिस मंजिल पर हम स्टूडियो पर बैठे हुए हैं अभी, वो 3 मंजिल ऊंचा स्टूडियो है और इतना ऊपर चढ़ के आना, जब आहूजा जी आ रहे थे तो हमें ये भी लगा कि कैसे आप आएंगे, हो सकता है दिक्कत होगी और शायद हम या आप इस उम्र में पहुंचे तो ईश्वर करे कि सब अच्छी स्वस्थ रहे। और आहूजा मार्केट के नाम से आप परिचित होंगे, लेवल 1 होटल है, इनके कारोबारी है और सबसे बड़ी बात यह भी है कि धन निरंकार, जो आप जानते हैं, निरंकारी समाज निरंकार मिशन कहलाता है, जो हमारा इंटरनेशनल है। दिल्ली में भी संयोग से अभी चल रहा है, संत समागम चल रहा है। संत निरंकारी 78वां संत समागम दिल्ली में हो रहा है। ये 31 तारीख से शुरू हुआ और 4 तारीख तक चलेगा, 4 नवंबर तक। निरंकारी समाज की हम बात करेंगे तो बिल्कुल अलग प्लेटफॉर्म है। वहाँ
जैसे कहा जाता है कि जिसका कोई आकार नहीं वो निरंकार। हाँ। और फिर ये जो कविताएं आ गई, जो गजलें आ गई, जो शायरी आ गई, वो अलग फील्ड है। फिर हाँ। कारोबारी वाला जो फील्ड है वो आपका वो अलग है। कैसे समय दे पाते हैं सब में? इसमें मुझे समय देने की कोशिश नहीं करनी पड़ती है, समय निकल आता है। समय बहुत है, समय की कदर इंसान करता नहीं है। समय बहुत, समय कितना गंवाते हैं, कितना परसेंट वेस्ट करते हैं, इसकी एनालिसिस की जाए तो हम अपनी जिंदगी अपने हाथों गंवा रहे होते हैं। समय बहुत है, काम बहुत कम करते हैं, ये इंसानी फितरत है। और कोई करना नहीं चाहता काम नहीं करना चाहता, अपने आप आनंद मिले, दुनिया के सुख मिले। और अगर इसमें ये भी कह दूं कि सदगुरु की कृपाएं हैं जिनकी वजह से ये वाक्य शब्द भी मिलते हैं, प्रेरणा भी मिलती है। गुरु की कृपा से जो कुछ भी दास कह रहा है ये हमारी भाषा भी है। अब ये दास कहना अपने आप को निभाना होता है, और जब आदमी झुक जाता है तो बहुत कुछ पा जाता है। तो अपने जीवन में जो कुछ भी पाया है वो गुरु की कृपा है, माता पिता की कृपा है। बाबूजी तो 1964 में उनका वृद्ध हस्त सर से हट गया। जीवन है, उसे स्वीकार करना है। निरंकारी समाज हो गया, और आप 2 साल तक सिंधी समाज के अध्यक्ष भी रहे, पूज्य सिंधी पंचायत शहडोल। हाँ, सन 12 से 14 तक मैंने सेवाएं दी अपनी अध्यक्ष पद। कैसा रहा वो कार्यकाल? और नहीं, सुंदर रहा, और बिल्कुल ही बिना विरोध के स्पेशली बनाया गया मुझे उनके कहने से, उनके रिक्वेस्ट पे। मुझे कोई रुचि नहीं थी बनने की, तो समाज ने समझा कि 2 साल इन्हें सेवाएं दी जाएं, तो 2 साल सेवाएं मिली। इसके अलावा अभी जो आपके साथ के लोग हैं, इस समय पता चला कि आप जो है वो महफिलों में भी जा रहे हैं, और कवि सम्मेलन, छोटे छोटे जो मुशायरे होते हैं, और मुशायरे में नहीं जाता हूँ मैं। हम एक तो आपसे मैंने बात अभी निकली थी कि सीनियर सिटीजन का मेंबर भी हूँ। अच्छा। वहाँ हमारे 35-37 मित्र हैं, चर्चाएं होती हैं, वही एक छोटा सा मुशायरा हो जाता है। मुशायरा क्या, कोई दूसरा बोलता नहीं है, तो एकल शायर हूँ। आपने किताब भी लिखी है, ये मेरी अनुभूतियां मेरे एहसास, शायद गुरु की देन है। लिख गया तो मित्रों ने उकसाया कि आपकी जो ये सुनते हैं ये कहीं एक पद हो जाए कि पुस्तक बन जाए, तो फिर ये सन 17 में पब्लिश हो गई। अच्छा। एक आधा साल तैयारी में लग गई। ये सोनांचल प्रेस से पब्लिश हुई। लगभग 144 पन्नों की किताब आपने लिखी है, और इसके हर पन्ने में आपका जो एहसास है ये तीन इसमें खंड हैं। एक में शेरो शायरी है, एक में 35-40 साल पुरानी 20-25 रचनाएं हैं, और फिर 300 सामान्य विचार है, जिसे खुले विचार हैं, पर वो शेरो शायरी की भी उसमें कुछ लाइनें आ जाती हैं। जो कुछ लिखने पे पाबंदी नहीं है कि मैं क्या लिखना है, जो महसूस होता है वो लिखा जाता है। लगभग कितने सालों का संकलन होगा आपका ये? मेरे पास 35-40, आपने जैसे बताया कि 35-40 साल यूं तो करीब 50 साल से ऊपर हो गया। लिखते लिखते 50 साल से ऊपर हो गया। तब मैं बहुत कम लिखा करता था। अब तो मेरी जेब में डायरी परमानेंट रहती है। अच्छा। ये डायरी मेरी जो है 339वीं चल रही है। 339। जब मन करता है, जब खाली समय होता है, जब विचार, जब कोई ख्याल आता है, जब भटकते हैं ख्याल, तो 339वीं डायरी है। और ये एक पॉकेट डायरी जरूर रहती है, कुछ खाना मिले न मिले, डायरी करीब होनी चाहिए। तो जो ऐसा, अच्छा, इसकी एक खूबी होती है, जी। जो बात अभी एक बार हमने कह दी, अगर इसमें हम 1 मिनट भी विलंब करेंगे तो भाव बदल जाएंगे, वो प्रेरणा इधर उधर हो जाती है। उससे तुरंत आप संकलित करते हैं। तुरंत पहली लाइनें जो है वो प्रभु की दी हुई होती है। जी। ईश्वर की तरफ से प्रेरणा आती है पहली लाइन। उसके बाद तो फिर अपनी कवि की अपनी तरीका है, रचनाएं हैं। वो कौन सी पहली पंक्ति या कविता थी जब आपने शुरुआत की थी इसकी? तो मैं ज्यादा पुरानी बातें तो करूंगा तो वो नौजवानी की हो गई, तो वो इस वक्त अच्छी नहीं है। हालांकि वो यथार्थ है, कही गई। तब में और अपने विचारों में, बुद्धि में, चिंतन में बड़ा फर्क है। कितनी उम्र रही होगी तब आपकी? यूं तो मैं 18 साल के बाद से कहने लगा था। अच्छा। टूटी फूटी रचनाएं में कर लेता था। जब टूटी फूटी होती है उसको अलग भी कर दें, तो 22-23 साल से लिखने लगे। 22-23 साल से? 22-23 साल में। आपको संत राशि की एक रचना सुना दूं अगर आप सुनना चाहें। जी, बिल्कुल। संत राशि में और आज के वक्त में, संत राशि में एक विचार आया, ये दुनिया में जो गिरावट आ रही है ये आ ही रही है, और रोज नीचे जा रहे हैं। तो संत राशि की रचना बता रहा हूँ कि तरक्की के नाम पर इंसान नीचे जा रहा है।
तरक्की के नाम पर। तरक्की के नाम पर इंसान नीचे जा रहा है, जिस्म तो संवारे है तो रूह से गंदा रहा। बिल्कुल सही। तरक्की के नाम पे इंसान नीचे जा रहा है, रूह तो तरक्की के नाम पे इंसान नीचे जा रहा है, जिस्म तो संवारे है पर रूह से गंदा रहा है। खुद अपनी अकल खो के दूसरों की नकल कर रहा है, बिल्कुल खुद अपनी अकल खो के दूसरों की नकल कर रहा है, गोया कोई कौवा हंस बन रहा है। तरक्की के नाम पर इंसान नीचे जा रहा है। इतने सालों पहले लिखी गई आहूजा जी की पंक्तियां जो है उसे वर्तमान के परिदृश्य में हम देखेंगे, जिस तरह सोशल मीडिया की भीड़ हो चुकी है, और सोशल मीडिया चाहे फेसबुक की बात करें या फिर इंस्टाग्राम में, आप देखेंगे रील्स के जमाने में कॉपी पेस्ट का ही ऐसा ही चल रहा है जो वर्तमान का परिदृश्य है। तो सब जो है कौवे वो हंस बन रहे हैं और कॉपी पेस्ट का। इसी बात पे मैं एक मित्रों से चर्चा कर रहा था, 2 लाइनों की बात, अब की बात जो भी हाल ही में 2-4 साल में 2-4 साल हुए होंगे, एक शब्द आए, वो बड़े कटु है और यथार्थ है। वो इसी के संदर्भ में, अब तो लिबासों में भी खिड़की दरवाजे रोशनदान होने लगे। अब तो लिबासों में आप देखिए, यहाँ से कटा है, यहाँ से कटा है, यहाँ से फटा है, फाड़ फाड़ के पहनते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। अब तो लिबासों में भी खिड़की दरवाजे रोशनदान होने लगे हैं। लोग इस कदर बेखौफ हो गए हैं कि बिना रिलेशन के रिलेशन में रहेंगे। ये अब की स्थिति ये हो गई है। तब गिर रहे थे पतन की तरफ, जो बात अधूरी रह गई तो उसे भी पूरा किया जा सकता है, अगर नहीं भी है तो कोई बात नहीं। उसमें 4 खंड थे। ये महसूस हुआ कि हमारा इतिहास बोलता है कि पाषाण काल में हम अनजान थे, हम सभ्य हुए। आज अफसोस है कि हम सभ्य होकर असभ्यता के दबाव में विपरीत हो गया है, और आने वाली पीढ़ियों में उसे कह दूं तो बात क्लियर हो जाएगी। फिर से दोहरा देता हूं अगर इजाजत हो तो। तरक्की के नाम पर इंसान नीचे जा रहा है, जिस्म तो संवारे है पर रूह से गंदा रहा है। खुद अपनी अकल खो के दूसरों की नकल कर रहा है, वह कोई कौवा हंस बन रहा है। तरक्की के नाम पर इंसान नीचे जा रहा है। आगे की बात, सेकंड पैरा, नंगे लोगों ने अलग बस्तियां बसाई है। 83 की बात बोल रहा हूँ आपको। जी जी। नंगे लोगों ने अलग बस्तियां बसाई हैं, उनको नहीं मालूम जहां पहुंचे हैं वहां गहरी खाई है। आधुनिकता की चरमपरा का एक्स्ट्रा है ये कि इंसान अब हैवान होने जा रहा है। तरक्की के नाम पर इंसान बोल तो तरक्की रहा है, बिल्कुल वो जा पतन की तरफ रहा है। पतन की खाई की। तो अगर ये हमारी तरक्की पतन की तरफ जा रही है तो ऐसी तरक्की को क्या कहा जाए। ईश्वर ऐसी तरक्की न दे कि हम अपने संस्कारों को खो दें, मानवता खो दें, इंसानियत खो दें। तो ऐसी तरक्कियां न मिले तो बेहतर है। वर्तमान परिदृश्य की हम बात करेंगे। आपने तो वो जमाना भी देखा है जब पोस्ट कार्ड चला करते थे, उससे पहले की भी बात थी। और वर्तमान में आधुनिकता का जो दौर चल गया है, 1 क्लिक पे लोग बात हो जाती है, वीडियो कॉल हो जाते हैं, और चिट्ठी पत्री का जमाना ही चला गया। आपने तो उससे पहले वाला 1950 और 60 का भी दौर देखा है। अब क्या लगता है कि जो आधुनिकता हावी हो गई है, और जो ये सोशल मीडिया आ गया, इसमें जो मुख्य चीजें थी कहीं हम उसको पीछे छोड़ रहे हैं? ऐसा है, बड़ा पछतावा होगा दुनिया को, इन्हें वापस लौटना होगा। अब आप देख ले, प्रत्यक्ष देख रहे हैं, विदेश जो पश्चिम है वो पूरब की तरफ आ रहा है, और पूरब गंवार बन के पश्चिम की तरफ जा रहा है। हमने जो कुछ उनको दिया वो पाके गदगद हो गए, कृतार्थ हो गए, और हमने अपनी सभ्यता, अपने संस्कारों को खो करके हम उनकी पद्धति में जा रहे हैं। उन्होंने छोटे कपड़े पहनना, न पहनना, क्या बोला जाए, जो सोशल मीडिया की बात कर रहे हैं, जबरदस्ती थोपा जा रहा है। न जाने क्या क्या तरीके, मैं तो उतना जानता नहीं हूँ, लेकिन महसूस करता हूँ कि गवर्नमेंट को इसे बैन कर देना चाहिए। वर्तमान का जो परिदृश्य की हम बात कर रहे थे, तो आप देखेंगे कि जो आज का युवा है, बच्चे हैं और जो वयस्क भी हो गए हैं, ये सब एक अंधी दौड़ में चले जा रहे हैं। और कहीं लगता है वो जो लेखक वाली बात थी, जो लिखते थे लोग, बहुत ही दुर्लभ होते जाते हैं। तो ऐसे में आप प्रेरणा कहाँ से पाते हैं लिखने की ऐसे समय में भी, और जो हमारे दर्शक हैं उनको ऐसी कोई प्रेरणा? सब मैंने प्रेरणा तो आपकी कदम कदम पे है, कण कण में प्रेरणा है, लेने वाला होना चाहिए। किसी की बात चुभती है तो प्रेरणा मिलती है, किसी की सराहना होती है तो प्रेरणा मिलती है कि कोई अच्छा है, नेक काम कर रहा है, तो हम भी उस रास्ते पे जाएं। तो कदम कदम पे है, कहाँ प्रेरित होंगे ये किसी को मालूम। हमारे दर्शकों को, जो युवा पीढ़ी है, उन्हें आप इस संदर्भ में कुछ संदेश यही कहना चाहेंगे कि अपने बड़ों के संस्कारों को, अपनी जो हमारी संस्कार हैं उन्हें भूलना नहीं है।
अपने संस्कारों पे चलें। धन अनिवार्य नहीं है, भौतिकता इंसान को गिरा रही है। भौतिकता मिले तो फिर संभल के चले इंसान। अपने चरित्र को गिरा कर कुछ पाया तो कुछ नहीं पाया। हर बार कहा जाता है चरित्र गया तो सब कुछ गया। आपके जीवन का कोई ऐसा पहलू, ऐसा समय, ऐसी घटना जिसने आपको एक मजबूत निर्णय दिया हो या मजबूत दिशा में मोड़ दिया हो, जो आपके इस सफल जीवन का, आपके जीवन को नया मोड़? देखिए साहब, ये दूसरों की एनालिसिस करनी होती है। जीवन की सफलता न सफलता अपने निर्णय से नहीं होती। दूसरे समझते हैं कि हम कहाँ पहुंच रहे हैं, लेकिन इतना है कि फिर भी कहते हैं कि कभी कोई ऐसा मोड़ आता है, ऐसी घटना घटती है जिससे यू टर्न आता है, या फिर वो चीज जो है जीवन भर याद रहती है। देखिए साहब, बाबूजी हमारे 64 में गुजर गए। जीवन में दायित्व तो आ गए, निर्वाह करते करते चले आए। तो एक चीज मैं आपको बता दूं, ये कैसे, मैं एक बार लखनऊ के निशादगंज की तरफ जा रहा था। HL में काम चलता था, हिंदुस्तान एरोनॉटिक लिमिटेड। तो रास्ते में आया कि वक्त ने मुझसे कहा मेरी, वक्त से मुलाकात हो गई। जी जी। तो इसी को आप देखेंगे कैसे प्रेरणा आती है। वक्त ने मुझसे कहा मेरी सुनो, जैसा कहता हूं तुम्हें करते चलो। वक्त ने मुझसे कहा मेरी सुनो, जैसा कहता हूं तुम्हें करते चलो। खाइयों पहाड़ियों से होता हुआ मंजिले मकसूद तक ले जाऊंगा, वादा रहा, मगर ये शर्त है कि तुम मायूस हो। बिल्कुल, वक्त के साथ चलना ही चाहिए, और जो वक्त के साथ नहीं चलता है, वक्त उसे छोड़कर आगे भी निकल जाता है। तो इसी में उस बात को मुकम्मिल कर दूं, क्योंकि बात कही है, क्योंकि 2-2, 4-4 लाइनें होती हैं, ज्यादा लंबी नहीं भी होती हैं, लेकिन एक खुद को समझाइए। जो कुछ लिखा जाता है अपने लिए लिखते हैं। जो जब आप लिखते हैं तो उस समय क्या सोच के लिखते हैं कि ये पाठक के लिए लिखते हैं या अपने लिए? नहीं, या कैसे? बात तो सभी के लिए है, अपने लिए भी है, दूसरों के लिए भी, जिससे सूट कर जाए, अच्छी लगे तो दूसरे ले लें, अन्यथा लेने की आवश्यकता नहीं है, समझ में आ जाए। क्योंकि यहाँ सर बिल्कुल जनरल चीज है, सबके लिए सर्वमान है, जिसे अच्छा लगे ले, अन्यथा ले नहीं, छोड़ दें। क्योंकि दुनिया में व्याप्त जितनी भी अनियमितताएं हैं वो हैं। जी। तो जैसे मैं आपको बता रहा था, वो बात पूरी कर दूं। वक्त ने मुझसे कहा मेरी सुनो, जैसा कहता हूं तुम्हें करते चलो। खाइयों पहाड़ियों से होता हुआ मंजिले मकसूद तक ले जाऊंगा, वादा रहा, मगर ये शर्त है कि तुम मायूस न हो। वक्त ने मुझसे कहा मेरी सुनो। वक्त ने मुझसे कहा मैं तुम्हारा दोस्त हूँ, दुश्मन नहीं। मैं तुम्हारा दोस्त हूँ, दुश्मन नहीं। वक्त मेरा नाम है, मैं थमता नहीं। वक्त ने मुझसे कहा मेरी सुनो, जैसा कहता हूं तुम्हें करते चलो। खाइयों पहाड़ियों से होता हुआ मंजिले मकसूद तक ले जाऊंगा, वादा रहा, मगर ये शर्त है कि तुम मायूस ना हो। बिल्कुल मायूस नहीं होना है, और आपको भी मायूस नहीं होना है। और कम से कम वक्त के साथ अगर हम नहीं चले तो वक्त हमें छोड़कर कहीं और चला जाएगा। आज हमारे साथ काफी समय के बाद हमने ये कार्यक्रम किया, और हमारे साथ सिंधी समाज के पूर्व अध्यक्ष और कारोबारी, समाज सेवी और निरंकारी समाज के शेड्यूल के मुखिया GD आहूजा जी मौजूद थे। और हमें ऐसा मानना है कि जरूर इनसे जो बातें हमारी हुई, जो बातें आप तक पहुंची, वो जरूर ही समाज को एक नई दिशा देंगी, और इससे जरूर हमें सीखना चाहिए और वक्त को अपने साथ में लेकर चलना चाहिए। तो इन्हीं से शब्दों के साथ हम इस कार्यक्रम को आज यहीं विराम देते हैं, और अगले कार्यक्रम में हम आपसे वादा करते हैं कि लेट नहीं होगा। इस बार जल्दी फिर एक नई शख्सियत के साथ लेकर आपके बीच हम उपस्थित होंगे और नई बातों को आपके सामने रखेंगे। तब तक के लिए हमें इजाजत दीजिए। आप स्टूडियो में आए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने बुलाया, बड़ी कृपा।